तौर पर चर्चा करूंगा जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और उनको बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और पढ़ते हैं 1719 से लेकर 1857 ईस्वी के मध्य का इतिहास। तो वीडियो की शुरुआत यहां से करेंगे, मोहम्मद शाह का इतिहास। मोहम्मद शाह का जन्म 7 अगस्त 1702 ईस्वी को हुआ था। मैंने अपने बहुत सारे वीडियो में आपको बताया है कि ये जन्म की तारीख है वो निश्चित नहीं होती है। मोहम्मद शाह को रोशन अख्तर के नाम से भी जाना जाता है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है, कुछ इतिहासकारों ने मोहम्मद शाह नाम नहीं लिखा है बल्कि रोशन अख्तर नाम लिखा है। मोहम्मद शाह का पूरा नाम अबुल फतेह रोशन अख्तर नासिर उद्दीन मोहम्मद शाह था। तो ये काफी लंबा नाम है, हो सके तो इसको याद करने की कोशिश करें। मोहम्मद शाह के पिता का नाम जहान शाह था। मोहम्मद शाह का राज्य अभिषेक संभवतः 29 सितंबर 1719 ईस्वी को दिल्ली के लाल किले में हुआ था। यहाँ पर मैंने संभवतः क्यों लिखा है, क्योंकि बहुत ही कम इतिहासकारों ने राज्य अभिषेक की चर्चा की है। कुछ एक किताबों में राज्य अभिषेक की चर्चा की गई है, इसीलिए मैंने यहाँ पे संभवतः शब्द लिख दिया है। मोहम्मद शाह सुंदर युवतियों के प्रति आकर्षित होने के कारण लोग उसे रंगीला बादशाह कहा करते थे। रंगीला का क्या मतलब है? सीधी भाषा में कहें, रंगीला का मतलब होता है कि ठरकी। ठरकी का मतलब होता है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो एक जगह स्थायी नहीं रहते, आज यहाँ कल वहां परसों वहां, उनका मन ही नहीं लगता एक जगह। ठीक इसी तरह से मोहम्मद शाह की एक आदत थी कि कोई भी सुंदर महिला अगर दिखाई देती थी तो वो उसी के प्रति आकर्षित हो जाता था। अगर कोई और महिला उससे भी ज्यादा सुंदर है तो फिर उसके भी प्रति आकर्षित हो जाता था। तो इसीलिए उस समय उसे लोग रंगीला बादशाह कहा करते थे। मोहम्मद शाह के शासनकाल में सैयद बंधुओं अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां का अंत हुआ था। और सैयद बंधुओं के बारे में अपने पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूं कि इन्हें किंग मेकर के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद शाह का वजीर मोहम्मद अमीन खां था, जिसने सैयद बंधुओं के अंत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मोहम्मद शाह के शासनकाल में ही निजाम उल मुल्क ने हैदराबाद में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। देखिए, हैदराबाद के बारे में मैं आगे आने वाली वीडियो में बहुत ही डिटेल से बताऊंगा, तो फिलहाल अभी तो मैं यहाँ पे कोई भी चर्चा नहीं करने वाला हूँ। सादत खान ने अवध में स्वतंत्र राज्य की स्थापना एवं बंगाल, बिहार और राजपूताना के क्षेत्रों में स्वतंत्र राज्यों की स्थापना मोहम्मद शाह के शासनकाल में ही हुई थी। देखिए, अवध के बारे में, बंगाल के बारे में, बिहार के बारे में, राजपूताना के बारे में मैं आगे वीडियो बनाऊंगा, तो उनमें आपको डिटेल से जानकारी दूंगा। बस आपको यहाँ पे एक चीज याद रखनी है कि मोहम्मद शाह के शासनकाल में ये सभी राज्य स्वतंत्र हो गए थे। मोहम्मद शाह के शासनकाल 1737 ईस्वी में बाजीराव प्रथम के नेतृत्व में मराठों ने दिल्ली पर आक्रमण किया, परंतु किसी ने उनका विरोध नहीं किया था। यहाँ पे आपको याद रखना है बाजीराव प्रथम के बारे में। बाजीराव प्रथम ने 1737 में कहां पे, दिल्ली पे आक्रमण किया था, लेकिन उस समय किसी भी शासक ने, जो दिल्ली के शासक थे, उन्होंने कोई भी विरोध नहीं किया था। मोहम्मद शाह के शासनकाल 1739 में ईरान के शासक नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया था। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है और इसी समय नादिर शाह ने शाहजहां के द्वारा बनवाया गया तख्त ताऊस, जिसे मयूर सिंहासन भी कहा जाता है, और कोहिनूर हीरा मोहम्मद शाह से ले लिया था और उसे लेकर ईरान वापस चला गया था। तो यहाँ पर थोड़ा समझ लेते हैं। नादिर शाह ने क्या किया था कि जब आक्रमण करने की योजना बनाई थी भारत पे, तो उसी समय मोहम्मद शाह को पता चल गया था। मोहम्मद शाह ने भी अपनी सेना तैयार रखी थी और जैसे जैसे नादिर शाह दिल्ली की तरफ आ रहा था और वैसे वैसे मोहम्मद शाह ने क्या किया कि वो उसकी तरफ सेना लेके बढ़ रहा था। तो करनाल, जो आधुनिक हरियाणा में है, तो वहां पे दोनों सेनाओं के मध्य में युद्ध हुआ था। ये युद्ध 24 फरवरी 1739 को हुआ था। मोहम्मद शाह के साथ में निजामुल मुल्क, सादत खां, कमरुद्दीन और खान ए दौरा थे। ये युद्ध हुआ। ये युद्ध इतिहासकार बताते हैं कि लगभग 3 से 4 घंटे में खत्म हो गया था, क्योंकि
खान ने द्वारा की इसमें मृत्यु हो गई थी और सादत खां को बंदी बना लिया गया था। इसके बाद निजामुल मुल्क ने दोनों के मध्य में समझौता करवा दिया था। किस किस के मध्य में? नादिर शाह और मोहम्मद शाह के मध्य में। तो नादिर शाह ने एक शर्त रखी थी कि जो भी हमारा नुकसान हुआ है वो हमें वापस दे दो, हम वापस चले जाएंगे। तो लगभग 20 लाख रुपए उस समय तय हुए थे। इसी समय मोहम्मद शाह ने क्या किया था कि निजामुल मुल्क को मीर बख्शी के पद पे नियुक्त कर दिया था। लेकिन मीर बख्शी का पद सादत खां भी चाहता था। उसे ऐसा लगा कि इसमें मेरी बेइज्जती हो गई। उसने क्या किया कि नादिर शाह को बता दिया कि यहाँ तो सिर्फ 20 लाख हैं, अगर आप दिल्ली जाएंगे तो आपको 20 करोड़ भी मिल सकते हैं। इसके बाद नादिर शाह ने क्या किया कि दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। 20 मार्च 1739 को नादिर शाह दिल्ली में पहुंच गया था और उसके नाम का खुतबा भी पढ़ा गया था। खुतबा एक धार्मिक प्रवचन होता है और उसके नाम के सिक्के भी डाले गए थे। ठीक उसके 2 दिन बाद यानी कि 22 मार्च 1739 को एक अफवाह फैल गई कि नादिर शाह की मृत्यु हो गई है। दिल्ली नगर में विद्रोह हो गया और नादिर शाह के 700 से अधिक सैनिकों को मार दिया गया। नादिर शाह को जब ये पता चला तो उसने कत्लेआम का आदेश दे दिया था, जिसमें लगभग 30,000 से भी ज्यादा लोग मारे गए थे। मोहम्मद शाह के विशेष आग्रह करने पर नादिर शाह ने इस कत्लेआम को रोकने का आदेश दिया था। इसके बाद नादिर शाह ने क्या किया कि 20 करोड़ रुपए और तख्ते ताउस जिसे शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था, तो उसमें जो हीरे लगे हुए थे वो सारे निकाल लिए थे और कोहिनूर हीरा ये सारी संपत्ति लेके वो वापस ईरान चला गया था। मोहम्मद शाह की मृत्यु 26 अप्रैल 1748 ईस्वी को दिल्ली में हुई थी और उसे निजामुद्दीन औलिया के परिसर में दफनाया गया था। मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अहमद शाह बहादुर शासक बना था। मोहम्मद शाह का शासनकाल 1719 से 1748 के मध्य में था। तो यहाँ पे जितना मैंने हाईलाइट किया हुआ है ये सब आपको याद रखना है। अब बात करते हैं अहमद शाह बहादुर के इतिहास पर। वैसे तो इतिहासकारों ने सिर्फ अहमद शाह ही नाम लिखा हुआ है। अहमद शाह बहादुर का जन्म 23 दिसंबर 1725 को दिल्ली में हुआ था। अहमद शाह बहादुर के पिता का नाम मोहम्मद शाह था तथा माता का नाम ऊधमबाई था, जिन्हें किबला ए आलम की उपाधि प्रदान की गई थी। अहमद शाह बहादुर के शासनकाल में ही मुगल अर्थव्यवस्था का विनाश होना शुरू हो गया था। देखिए यहाँ पर थोड़ा मैं आपको समझा देता हूँ। नादिर शाह आया, वो लूट के ले गया। इसके बाद मुगल जो राजकोष था वो बिल्कुल खाली हो गया था। अहमद शाह जब शासक बना तो उसके पास ज्यादा कुछ धन दौलत नहीं थी। तो इसके ही शासनकाल से मुगल अर्थव्यवस्था का विनाश होना प्रारंभ हो गया था। अहमद शाह के शासनकाल में उसका प्रिय हिजड़ा जावेद खान दरबारी नेता बन चुका था। जावेद खान को नवाब की उपाधि प्रदान की गई थी। जावेद खान की मृत्यु के बाद अहमद शाह ने इमाद उल मुल्क को अपना वजीर बनाया था, लेकिन इमाद उल मुल्क एक नंबर का धोखेबाज व्यक्ति था। उसने क्या किया कि कुछ समय बाद अहमद शाह को गद्दी से हटा दिया था, उसे अंधा करवा के जेल में डलवा दिया था। अहमद शाह बहादुर की मृत्यु 1 जनवरी 1775 ईस्वी को दिल्ली में हुई थी। अहमद शाह बहादुर का शासनकाल 1748 से लेकर 1754 के मध्य में था। तो जितना जितना मैंने हाईलाइट किया हुआ है केवल आपको वही याद रखना है। अब बात करते हैं आलमगीर द्वितीय के इतिहास पर। आलमगीर द्वितीय का जन्म 6 जून 1699 को बुरहानपुर में हुआ था। बुरहानपुर आधुनिक मध्य प्रदेश में है। आलमगीर द्वितीय का मूल नाम अजीज उद्दीन था। आलमगीर द्वितीय का पूरा नाम अजीज उद्दीन आलमगीर द्वितीय था। तो आपको ये यहाँ पर ध्यान रखना है, ये पूरा नाम इसको आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है क्योंकि इसको एक बार एग्जाम में पूछा गया था। आलमगीर द्वितीय के पिता का नाम जहांदार शाह। उन्हीं को मिलती है सफलता अपार जो करते हैं परीक्षा पर सही समय पर वार। अगर आपने भी परीक्षा की खोपड़ी में छेद करने की ठान ली है तो था तथा माता का नाम अनूपबाई था। आलमगीर द्वितीय के शासनकाल में ही प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्लासी युद्ध के बारे में मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, तो उसी में मैं डिटेल से प्लासी युद्ध के बारे में चर्चा करूंगा।
आलमगीर द्वितीय की मृत्यु 29 नवंबर 1759 ईस्वी को दिल्ली में हुई थी। आलमगीर द्वितीय का शासनकाल 1754 से 1758 के मध्य में था। तो जितना मैंने हाईलाइट किया हुआ है केवल आपको यही याद रखना है। अब बात करते हैं शाहजहां तृतीय के इतिहास पर। शाहजहां तृतीय का जन्म 1711 ईस्वी में हुआ था। शाहजहां तृतीय के पिता का नाम मुही उस सुन्नत तथा माता का नाम रुस्तमी बेगम था। शाहजहां तृतीय का पूरा नाम मुही उल मिल्लत शाहजहां तृतीय था। तो यहाँ पे जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है इसको आपको ध्यान रखना है। शाहजहां तृतीय का जो पूरा नाम था वो क्या था? मुही उल मिल्लत शाहजहां तृतीय। इमाद उल मुल्क ने मुही उल मिल्लत को शाहजहां तृतीय के नाम से गद्दी पर बिठाया था। शाहजहां तृतीय का शासनकाल 1759 से 1760 के मध्य में था, लेकिन कुछ इतिहासकारों ने 1758 से 1759 ईस्वी के मध्य में लिखा हुआ है। अब बात करते हैं शाह आलम द्वितीय के इतिहास पर। शाह आलम द्वितीय का जन्म 25 जून 1728 ईस्वी को दिल्ली में हुआ था। शाह आलम द्वितीय का मूल नाम अली गौहर था। आपको ये नाम विशेष तौर पे याद रखना है कि कुछ इतिहासकारों ने शाह आलम लिखा ही नहीं है, नाम अली गौहर लिखा हुआ है। अली गौहर का इतिहास। शाह आलम द्वितीय का पूरा नाम अब्दुल्ला है जलाल उद्दीन अबुल मुजफ्फर हमउद्दीन मोहम्मद अली गौहर शाह आलम द्वितीय था। इतना सारा लंबा नाम। ये बात मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आपको बताई थी कि औरंगजेब के मरने के बाद जितने भी शासक हुए उनमें से अधिकतर शासकों ने अपने लंबे लंबे नाम रखे थे। शाह आलम द्वितीय के पिता का नाम आलमगीर द्वितीय था तथा माता का नाम जीनत महल था। शाह आलम द्वितीय के ही शासनकाल में पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 को और बक्सर का युद्ध 22 या 23 अक्टूबर 1764 को हुआ था। आपको ये विशेष तौर पे याद रखना है क्योंकि इसको बहुत बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है और इसको भी बहुत बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। ऐसा पूछा जाता है कि बक्सर युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था, तो आपको याद रखना है कि शाह आलम द्वितीय था। या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, उस समय दिल्ली का शासक कौन था, तो शाह आलम द्वितीय था। शाह आलम द्वितीय ने ही रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। शाह आलम द्वितीय 1765 से 1772 ईस्वी तक अंग्रेजों के संरक्षण में इलाहाबाद में रहा। हालांकि इलाहाबाद का आधुनिक नाम प्रयागराज है। 1772 से 1803 ईस्वी तक मराठों के संरक्षण में रहा। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि शाह आलम द्वितीय एक कठपुतली हो गया था। कभी अंग्रेजों के संरक्षण में चला जाता था तो कभी मराठों के संरक्षण में चला जाता था। 1765 से 1772 तक अंग्रेजों के संरक्षण में रहा और 1772 से 1803 तक मराठों के संरक्षण में रहा। 1803 ईस्वी में अंग्रेज सेनापति लैड ने दौलत राव सिंधिया को पराजित किया और इसी समय शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों का संरक्षण स्वीकार कर लिया था। दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया तथा मुगल शासक अंग्रेजों का पेंशनर बन गया था। क्योंकि मुगल शासक के पास इतनी शक्ति नहीं थी कि वो अंग्रेजों का मुकाबला कर सकता था, इसीलिए उसने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। शाह आलम द्वितीय की मृत्यु 19 नवंबर 1806 को दिल्ली में हुई थी। शाह आलम द्वितीय का शासनकाल 1760 से 1806 ईस्वी के मध्य में था। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि शाह आलम द्वितीय का जो शासनकाल था वो 1760 से 1806 के मध्य में था। अब बात करते हैं अकबर शाह द्वितीय के इतिहास पर। वैसे तो इतिहासकारों ने इनका जो नाम लिखा है सिर्फ अकबर द्वितीय लिखा हुआ है। अकबर शाह द्वितीय का जन्म 22 अप्रैल 1760 को मुकुंदपुर सतना मध्य प्रदेश में हुआ था। अकबर शाह द्वितीय का पूरा नाम अबुल नासिर मुइन उद्दीन मोहम्मद अकबर शाह द्वितीय था। अकबर शाह द्वितीय के पिता का नाम शाह आलम द्वितीय था।
अकबर शाह द्वितीय का राज्य अभिषेक संभवतः 19 नवंबर 1806 को दिल्ली में हुआ था। संभवतः मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि बहुत ही कम इतिहासकारों ने अकबर शाह द्वितीय के राज्य अभिषेक की चर्चा की है। कुछ किताबों में इसकी चर्चा की है, तो वहीं से मैंने इसको लिया हुआ है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर संभवतः शब्द का प्रयोग किया है। अकबर शाह द्वितीय के शासनकाल 1835 में मुगलों के सिक्के बंद कर दिए गए थे, क्योंकि वास्तविक सत्ता अंग्रेजों के हाथों में थी और अंग्रेजों की कठपुतली बन गए थे मुगल शासक। मुगल शासकों की स्थिति बिल्कुल दयनीय हो गई थी। अकबर शाह द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान की थी। इसको आपको विशेष तौर पे याद रखना है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर शाह द्वितीय ने। यहाँ पे शाह कुछ इतिहासकारों ने नहीं लिखा है, सिर्फ अकबर द्वितीय ही लिखा हुआ है। अकबर शाह द्वितीय की मृत्यु 28 सितंबर 1837 को दिल्ली में हुई थी। अकबर शाह द्वितीय का शासनकाल 1806 से 1837 के मध्य में था। अब बात करते हैं बहादुर शाह जफर के इतिहास पर। बहादुर शाह जफर का जन्म 24 अक्टूबर 1775 को पुरानी दिल्ली में हुआ था। बहादुर शाह जफर को शहंशाह-ए-हिंद के नाम से भी जाना जाता है और बहादुर शाह जफर का उपनाम जफर था। ये आपको याद रखना है, हालांकि मैंने लिखा नहीं है। बहादुर शाह जफर का पूरा नाम अबू जफर सिराज उद्दीन मोहम्मद बहादुर शाह था। तो इतना सारा लंबा नाम बहादुर शाह जफर ने भी रखा हुआ था। बहादुर शाह जफर के पिता का नाम अकबर शाह द्वितीय था और माता का नाम लीला बानो बेगम था। हालांकि कुछ इतिहासकारों ने माता का नाम अलग भी लिखा हुआ है। बहादुर शाह जफर का राज्य अभिषेक 29 सितंबर 1837 को दिल्ली में हुआ था। बहादुर शाह जफर को 1857 के विद्रोह में भाग लेने के कारण अंग्रेज लेफ्टिनेंट हडसन ने गिरफ्तार कर मुकदमा चलाया और अंत में बहादुर शाह जफर को रंगून यानी कि म्यांमार में भेज दिया गया था। 1857 तक आते आते मुगल शासकों की स्थिति इतनी दयनीय हो गई थी कि उनके पास अच्छा खाना खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। जब आप डिटेल से पढ़ोगे बहादुर शाह जफर के बारे में, तब आपको ये बातें मालूम चलेंगी। हालांकि जब मैं बायोग्राफी पढ़ाऊंगा आपको, तब मैं इन चीजों की चर्चा करूंगा, क्योंकि ये तो परीक्षा की दृष्टि से मैं वीडियो बना रहा हूं, तो यहाँ पे मैं वो बातें आपको नहीं बता सकता जो बातें कुछ लोगों को विवादित लगेंगी तो कुछ लोगों को अच्छी लगेंगी। यहाँ पे तो मैं केवल वो पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। जब मैं बायोग्राफी आपको पढ़ाऊंगा, तब मैं आपको डिटेल से अच्छाई बुराई सब कुछ बताऊंगा। बहादुर शाह जफर को एक अच्छा गजल लेखक माना जाता था। न किसी की आंखों का नूर हूं, न किसी के दिल का करार हूं, जो किसी के काम न आ सका, मैं वो बुझता हुआ चिराग हूं। बहादुर शाह जफर की मृत्यु 7 नवंबर 1862 को रंगून में हुई थी और बहादुर शाह की दरगाह रंगून में ही है। बहादुर शाह जफर का शासनकाल 1837 से 1857 के मध्य में था। आपको यहाँ पे एक बात मैं और बता दूं कि बहादुर शाह जफर को बहादुर शाह द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। कुछ इतिहासकारों ने जफर की जगह द्वितीय लिखा हुआ है। वैसे तो अधिकतर इतिहासकारों ने बहादुर शाह जफर लिखा है, तो मैंने भी यहाँ पे जफर लिख दिया है। तो जितना मैंने इस वीडियो में हाईलाइट किया हुआ है, ये सभी आपको याद रखना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो में मैंने 1719 से लेकर 1857 ईस्वी के मध्य का इतिहास पढ़ाया, जिसमें मैंने उन तथ्यों पर विशेष तौर से चर्चा की जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है।